हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं गुड गवर्नेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सुशासन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं गुड और गवर्नेंस के मीनिंग को समझकर। गवर्नेंस मीन्स हाउ डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। It includes how policies are made, implemented, and reevaluated for serving the people of a nation or managing any organization. गवर्नेंस में आता है कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उनका मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि देश की जनता को सर्व किया जा सके या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा सके। Governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance. तो गवर्नेंस को कई कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जैसे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि बिजनेस सेक्टर की जो गवर्नेंस होती है, इंटरनेशनल गवर्नेंस ऐसी गवर्नेंस जिसका स्कोप इंटरनेशनल होता है, नेशनल गवर्नेंस जिसका स्कोप नेशनल होता है एंड लोकल गवर्नेंस ऐसी गवर्नेंस जिसका कंसर्न लोकल यूनिट से होता है। तो क्योंकि गवर्नेंस का मतलब होता है कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं या डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है। क्योंकि डिसीजंस हर ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसलिए गवर्नेंस का जो स्कोप है वो बहुत वाइड होता है। उसमें सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल गवर्नेंस ही नहीं आती, बल्कि बिजनेस सेक्टर की जो गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो भी आती है। गवर्नेंस इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नेंस जो है ये गवर्नमेंट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर अ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सरसाइजिंग पावर। गवर्नमेंट होता है इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप जिनके पास अथॉरिटी होती है पावर को एक्सरसाइज करने की, एंड इट इज वन ऑफ द एक्टर्स इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट सिर्फ एक एक्टर है गवर्नेंस में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नेंस एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, सिंस इसका कंसर्न डिसीजन से होता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें सिर्फ एक एक्टर है। गवर्नेंस में बहुत सारे एक्टर्स आते हैं। देयर आर सेवरल अदर एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस। For example, in rural areas, other actors may include farmers associations, cooperatives, NGOs, among others. अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एक्टर्स आते हैं जिनको हम गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं? वो होते हैं फार्मर एसोसिएशंस, कॉपरेटिव्स, एनजीओज, अमंग अदर्स। ये सभी गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं, अपने अपने तरीकों से डिसीजंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। And all the actors other than government and the military are grouped together as part of the civil society. ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सरकार के अलावा जो एक्टर्स हैं, सरकार एंड मिलिट्री के अलावा जो एक्टर्स हैं, उसको किसका हिस्सा माना जाता है? सिविल सोसाइटी का। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि गवर्नेंस गवर्नमेंट से कैसे रिलेटेड है। कि गवर्नमेंट में तो ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें आता है कि डिसीजंस को कैसे लिया जाता है, और इसमें कई सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट सिर्फ एक एक्टर है गवर्नेंस में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस, गुड मीन्स राइट और मॉरल डीड्स परफॉर्म्ड बाय दोज हु एक्सरसाइज अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट्स। तो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में गुड का मतलब होता है ऐसी अथॉरिटीज द्वारा सही या नैतिक कार्य करना जिनके पास अथॉरिटी होती है पब्लिक इंटरेस्ट या जनहित में काम करने की। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ गुड एंड गवर्नेंस। नाउ कमिंग टू गुड गवर्नेंस, the word appeared for the first time in 1989 World Bank document on Sub-Saharan Africa from Crisis to Sustainable Growth, which analyze the development problems in sub-Saharan Africa. गुड गवर्नेंस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1989 में वर्ल्ड बैंक की एक डॉक्यूमेंट में, जिसका नाम था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ।
इस रिपोर्ट में सब सहारन अफ्रीका की डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया गया था। However, the concept of good governance finds mention in कौटिल्या's अर्थशास्त्र। तो ये वर्ड गुड गवर्नेंस यूज तो फर्स्ट टाइम 1989 में हुआ, बट इस कॉन्सेप्ट का मेंशन कौटिल्या की अर्थशास्त्र में भी किया गया है। कौटिल्या ने कहा था कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के वेलफेयर में ही उसका वेलफेयर है, तो राजा को प्रजा के वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। यही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहता है। The World Bank 1992 report entitled Governance and Development defined good governance as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. वर्ल्ड बैंक की ही 1992 की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस को डिफाइन किया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ड गुड गवर्नेंस का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि गुड गवर्नेंस को डिफाइन करते वक्त उन्होंने सिर्फ गवर्नेंस वर्ड का ही प्रयोग किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफाइन वो गुड गवर्नेंस को कर रहे हैं, लेकिन वर्ड यूज कर रहे हैं गवर्नेंस। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है सुशासन के बारे में कि विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके को सुशासन कहते हैं। जिस तरीके से एक कंट्री अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ताकि डेवलपमेंट हो सके, उस तरीके को गुड गवर्नेंस कहते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है गुड गवर्नेंस के बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्मेरोम, गुड गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। एस्मोरॉम का क्या मानना है कि गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस का रिलेशन है किससे? इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो एस्मेरॉम ने गुड गवर्नेंस को रिलेट कर दिया है एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, और ऐसी ही सोसाइटी में गुड गवर्नेंस एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि गुड गवर्नेंस है क्या? देखिए, गुड गवर्नेंस एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें कई एस्पेक्ट्स आते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेसेस फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया पर ध्यान देने का। तो गवर्नेंस का मतलब था कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, हाउ डिसीजंस आर मेड एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। लेकिन गुड गवर्नेंस का फोकस कहाँ है? गुड गवर्नेंस का फोकस होता है प्रोसेसेस पर, उन प्रक्रियाओं पर जिनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स रेज इन द लेवल ऑफ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का एक एम होता है कि गवर्नेंस के लेवल को इम्प्रूव करना, गवर्नेंस में बेटरमेंट लाना, लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का वेलफेयर करना, जैसा कि कौटिल्या ने भी कहा है। इट एम्स एट इरेडिकेटिंग इविल्स इन गवर्नेंस लाइक करप्शन। ये तो बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का, कि इसका एम होता है जो गवर्नेंस में इविल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हटाया जाए, और सबसे बड़ा इविल जो है गवर्नेंस में दैट इज करप्शन। तो गुड गवर्नेंस का कंसर्न होता है करप्शन को हटाने से। और वो करप्शन कैसे हटाई जाएगी? अगर जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की और डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन की, उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, ऐसा करने से गवर्नेंस के जो इविल्स हैं, करप्शन जो है, उसको हटाया जा सकता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में एफिशिएंसी लाई जाए, इफेक्टिवनेस लाई जाए, which contributes to growth and popular welfare। अगर पॉलिसी बनाते समय, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते समय एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अपनाई गई है, तो इससे ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा और जनता का भी वेलफेयर होगा। Enlightened citizenship as well as accountable and constitutional government। गुड गवर्नेंस में आते हैं जागरूक सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन्स जिनको अपने हक के बारे में पता है,
तो गुड गवर्नेंस का जो कंसर्न है वो एनलाइटेंड सिटीजन से भी होता है। ये चाहती है कि सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटेंड हों अपने राइट्स को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, और उसके साथ ही साथ सरकार जो है वो अकाउंटेबल बने, जवाबदेह बने। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हो। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। ये मेनली स्ट्रेस करती है डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेसेस पर, प्रक्रियाओं पर ये ध्यान देती है। इसका एम होता है कि डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस को फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाया जाए, जिससे ना ही सिर्फ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि जनता का भी वेलफेयर हो। और साथ ही साथ ये जो गवर्नेंस में वेरियस इविल्स एग्जिस्ट करते हैं, मेनली करप्शन, उसको हटाने पर भी ध्यान देती है। तो गुड गवर्नेंस की टाइमलाइन की अगर हम बात कर लें तो ये आई कब? ये आई थी ड्यूरिंग 1990s। और अगर हमें गुड गवर्नेंस की टाइमलाइन को प्रॉपर वे में समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि एनपीएम। और फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये एनपीएम के कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंशन था। तो ये एनपीएम से कैसे रिलेटेड था? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ये सिमिलर था या ये उससे अलग था? एनपीएम फोकस्ड ऑन अचीविंग 3 E's। एनपीएम का फोकस क्या था? 3 E's को अचीव करना। ये क्या है 3 E's? ये हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एनपीएम वाली में। While governance emphasized on process of decision making, गवर्नेंस का एम्फेसिस किस पर है? डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया पर, कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। इवन दो बोथ एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एस्पेक्ट, दोनों का ही एम क्या है? दोनों एनपीएम और गुड गवर्नेंस का एम क्या है? क्वालिटी को इम्प्रूव करना। However, governance includes a broader scope than NPM। गवर्नेंस का जो स्कोप है वो एनपीएम से बहुत डिफरेंट है। गवर्नेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस दोनों का ही जो यहाँ पर स्कोप है वो एनपीएम से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जिसमें आता है एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी बिटवीन द स्टेट एंड पीपल, जवाबदेही एस्टैब्लिश की जाए स्टेट के बीच में एंड लोगों के बीच में। स्टेट्स अकाउंटेबल बने टुवर्ड्स पीपल, ट्रीटिंग पीपल नॉट एज कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। अब एनपीएम कैसे ट्रीट करता था लोगों को? एज कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। बट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, गुड गवर्नेंस के भी कॉन्सेप्ट में, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज पीपल एंड नॉट एज कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, ये एम करती है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, उनकी वॉइसेस को प्रोटेक्ट करने में, उनकी वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस को प्रोटेक्ट करने में। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस टू द पीपल, कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव बने, जनता को रिस्पॉन्ड करें। तो इस प्रकार गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एनपीएम से ब्रॉडर है। इसलिए हम कह सकते हैं जो गुड गवर्नेंस है ये एनपीएम के कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंशन है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस के एग्जांपल्स क्या हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सकता है? तो देखिए, गुड गवर्नेंस को अचीव करने के कई तरीके हैं। उसमें आता है राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई, ये तो सभी जानते हैं। सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन चार्टर इज बेसिकली एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियल तरीके से मूल्यांकन किया जाए। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या होता है कि जब हम आईटी का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं गवर्नेंस के एम्स को अचीव करने के लिए, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये क्या होता है कि जो सिटीजन्स की शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उनसे डील करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिनसे उन कंप्लेंट्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान तरीके से किया जाए। ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू प्रैक्टिकलिटी में गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सकता है, और इन्हें एग्जाम्पल्स ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहते हैं। इन वेज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनती है, अकाउंटेबल बनती है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिव बनते हैं टूवर्ड्स द सिटीजन्स। नाउ लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के मेनली 7 से 8 फीचर्स हैं, और इनमें सबसे पहला फीचर है पार्टिसिपेशन, which includes participation by both men and women as key cornerstone of good governance. गुड गवर्नेंस इंश्योर करती है जनता का पार्टिसिपेशन, कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। पीपल शुड बी एबल टू वॉइस देयर ओन ओपिनियंस। लोगों के पास राइट होना चाहिए अपनी आवाज़ को रखने का, अपने ओपिनियन को रखने का, एंड देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होनी चाहिए। People should be able to choose their representatives or be represented. लोगों के पास अधिकार होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का या खुद चुने जाने का। नेक्स्ट फीचर इज रूल ऑफ लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं कानून का शासन। द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ शुड बी इम्पार्शियल। लॉज को इम्पार्शियली इन्फोर्स किया जाना चाहिए, किसी तरीके की भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए लॉज को इन्फोर्स करते समय। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, एंड एन इम्पार्शियल एंड इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स भी इम्पार्शियल होनी चाहिए और इनकरप्ट भी होनी चाहिए, उसको करप्ट भी नहीं होना चाहिए। बिसाइड्स फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए, which is an important feature of good governance. Next is transparency. Transparency को हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। Transparency means that the way decisions are taken and their enforcement is done should be according to rules and regulations. जैसा कि गुड गवर्नेंस डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया पर ध्यान देती है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब भी ये होता है कि डिसीजंस जिस तरीके से लिए जा रहे हैं या जिस प्रकार उनका इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टू दोज हु कुड बी अफेक्टेड बाय सच डिसीजंस। सूचना जो है, इंफॉर्मेशन, वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए सिटीजन्स के लिए, खासकर ऐसे सिटीजन्स के लिए जो एक लिए गए डिसीजन से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। It also means that free media and access of information to them. मीडिया पे सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, फ्री मीडिया होना चाहिए और उनके पास एक्सेस होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। सो मेनली इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं कि डिसीजंस जो लिए गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो, सभी सिटीजन्स को अवेलेबल हो। तीसरा ये कि मीडिया पे किसी प्रकार की सेंसरशिप ना हो, उनके पास भी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट फीचर इज कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस को हिंदी में कहते हैं व्यापक सहमति। देयर आर सेवरल एक्टर्स एंड एज मेनी व्यू पॉइंट्स इन अ गिवन सोसाइटी। एक सोसाइटी में काफी सारे एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और सभी के अपने अपने नजरिए होते हैं। Good governance requires mediation of different interests in society to reach a broad consensus in society on what is in the best interest of the whole community and how this can be achieved. Good governance का मतलब ये सुनिश्चित करना भी होता है कि हर किसी की सामान्य न्यूनतम जरूरत पूरी की जा सके, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट की जा सके और जो किसी के लिए हानिकारक भी ना हो। ये सोसाइटी के विभिन्न हितों या डिफरेंट इंटरेस्ट के बीच में मध्यस्थता कराता है, जिससे एक व्यापक सहमति या कंसेंसस पर पहुंचा जाता है जो कि पूरी सोसाइटी या समुदाय के सर्वोत्तम हितों या बेस्ट इंटरेस्ट में होता है।
नेक्स्ट फीचर इज रिस्पॉन्सिवनेस, हिंदी में से कहते हैं अनुक्रियाशीलता. Good governance requires that institutions and processes try to serve all people within a reasonable time frame and adhere to the concept of responsibility. Responsiveness का मतलब ये है कि संस्थानों और प्रक्रियाओं द्वारा उचित समय में सभी लोगों को सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए और उन इंस्टीट्यूशंस को लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. The sixth feature of good governance is equity and inclusiveness. A society members should feel a part of society and do not feel excluded from it. सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको फील होना चाहिए कि वो सोसाइटी का पार्ट हैं और उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है या उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया उस सोसाइटी से. विच इज इक्विटी. There should be involvement of all the groups including the minorities. सभी ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज एंड पीपल शुड हैव द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव और मेंटेन देयर वेल बीइंग. लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर होना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, which basically stresses that people should feel part of the society and not feel excluded from it, and how this can be achieved by involving them in all the activities. Next is effectiveness and efficiency. This was also discussed during NPM. Processes and institutions should be able to produce results that meet the needs of their community, as well as resources of the community should be used effectively for maximum output. गुड गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब ये है कि विभिन्न संस्थानों में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी की ज़रूरतों को पूरा करने वाले रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कोविड से डील करने के लिए, तो उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो इस महामारी से डील कर सके एंड प्रॉपर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सके. सोसाइटी के संसाधनों का उपयोग भी मैक्सिमम आउटपुट या अधिकतम उत्पादन के लिए इफेक्टिवली किया जाना चाहिए. दिस इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. द फाइनल फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही. गुड गवर्नेंस एम्स टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड दिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द गवर्नमेंट बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल. गुड गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है? लोगों की बेहतरी करना, और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह या अकाउंटेबल ना हो. गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर्स and civil society organizations should be held accountable to the public and institutional stakeholders. गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हों, ये सरकारी संस्थान जिन्हें हम कहते हैं, निजी क्षेत्र हों, सिविल सोसाइटी या नागरिक संगठन हो, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स यानी कि सार्वजनिक और संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह ठहराना चाहिए. हितधारक या स्टेक होल्डर्स किन्हें बोलते हैं? ऐसे लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विसेज से प्रभावित होते हों. And these were the features of good governance. Lastly, let's discuss the objectives of good governance. Good governance के उद्देश्य क्या हैं? इनको हम importance of good governance भी कह सकते हैं. Good governance का पहला एम है improving the quality of life of citizens. Citizens की quality of life को improve किया जाए. दूसरा, enhancing the effectiveness and efficiency of administration. एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. एस्टैब्लिशिंग द लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा लेजिटिमेट और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल बनाया जाए. ये होता है बाय मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजंस. सिक्योरिंग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन दी जाए, ये भी हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं. प्रोवाइडिंग सिटीजन फ्रेंडली एंड सिटीजन केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन. एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना जो कि सिटीजन फ्रेंडली हो और सिटीजन्स की केयर करती हो.
ना कि उन्हें कस्टमर या कंज्यूमर समझती हो, जैसा कि एनपीएम में था। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना टुवर्ड्स द पीपल, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज टू इम्प्रूव सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस। सिटीजन की और गवर्नमेंट की आपस में इंटरैक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए? बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज। सर्विसेज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड किया जाए, यानी कि ऐसी सर्विसेज जिसको आप अपने कंप्यूटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, और इसको ही ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। ई गवर्नेंस में सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से गुड गवर्नेंस के एम्स को अचीव करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना पासपोर्ट या अपना आधार कार्ड ऑनलाइन बनवाते हैं, वो एग्जाम्पल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस का या ई गवर्नेंस का। इम्प्रूविंग एंड इन्हेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाए जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाए। प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लूरलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल प्लूरलिज्म होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बजाय खूब सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एक सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। तो जब सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्लूरलिज्म का। इससे सिटीजन्स के पास ज़्यादा चॉइस आ जाती है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, यहाँ पर ये रिपीट हो गया है। एंड फाइनली द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एम है गुड गवर्नेंस का, कि करप्शन को खत्म करना। ये कुछ उद्देश्य थे गुड गवर्नेंस के, जिन्हें हम इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इम्पोर्टेंस बताइए गुड गवर्नेंस की क्या है, तो उसका भी आंसर यही होगा कि इससे इम्प्रूवमेंट आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिटीजन्स की, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, एक्सप्रेशन आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनती है एंड सिटीजन केयरिंग बनती है। एंड सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस को अचीव करने की क्या तरीके हैं प्रैक्टिकलिटी में, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ गुड गवर्नेंस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।